हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कर गुणक टैक्स मल्टीप्लायर क्या होता है इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर हम मल्टीप्लायर की बात करें तो सबसे पहले आर एफ काहन ने रोजगार गुणक एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर दिया था और उसके बाद में उसका यूज़ करते हुए प्रोफेसर किन्स ने 1936 में उनकी जो बुक पब्लिश हुई थी, जो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसमें उन्होंने एक तरह से जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसका एक तरह से यूज़ किया था। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक तरह से क्या बताता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज होता है। लेकिन जो किन्स का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था, निवेश गुणक था, वो मुख्य रूप से द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, टू सेक्टर इकोनॉमी जो है उसको मान के चलता है। लेकिन अगर हम देखें कि इकोनॉमी में जैसे तीसरा सेक्टर एक और होता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है, और चौथा सेक्टर एक्सटर्नल सेक्टर भी होता है। मतलब अर्थव्यवस्था में चार क्षेत्र होते हैं। अब देखिए, जो टैक्स मल्टीप्लायर है, कर गुणक है, इसके अंतर्गत थ्री सेक्टर मॉडल, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात की गई है। जिसमें पहला सेक्टर कौन सा है? हाउस होल्ड, जो घरेलू क्षेत्र है। दूसरा हमारा है बिजनेस फर्म है, व्यावसायिक फर्म है। और तीसरा हमने कौन सा लिया? एक तरह से सरकारें होती हैं। तो तीन क्षेत्र अगर होता है तो ऐसी स्थिति में टैक्स मल्टीप्लायर किस तरीके से काम करता है, मतलब सरकार क्या करती हैं, जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करने के लिए, अर्थव्यवस्था में स्टेबिलिटी, स्थिरता लाने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट एक तरह से क्या करती हैं, जो टैक्सेशन पॉलिसी हैं उसका यूज़ करती हैं। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है उस पॉलिसी का भी यूज़ करनी, मतलब जिसको हम एक तरह से क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एंड दूसरा जो टैक्सेशन है, सरकार का जो व्यय होता है, और दूसरा करों के माध्यम से सरकार जो रेवेन्यू अर्न करती है उसको हम लेते हैं। तो देखिए, फिस्कल पॉलिसी जब सरकार यूज़ करती है तो टैक्सेशन का जब यूज़ किया जाएगा सरकार के द्वारा, तो उस टैक्सेशन से जो नेशनल इनकम होती है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी स्टडी करने के लिए हम कर गुणक जो है, टैक्स मल्टीप्लायर है, उसका एक तरह से प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जो सार्वजनिक व्यय गुणक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, उसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी हम टैक्स मल्टीप्लायर क्या होता है उसी को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और फिर इन दोनों मल्टीप्लायर का यूज़ करते हुए जो संतुलित बजट गुणक होता है, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, उसमें जो कर गुणक हैं टैक्स मल्टीप्लायर, और दूसरा जो सार्वजनिक व्यय गुणक हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, उन दोनों का प्रयोग होगा। तो अभी देखिए, जब हम टैक्स मल्टीप्लायर की बात करें तो जब सरकार क्या करती है, अर्थव्यवस्था में जो टैक्स हैं, जो कर हैं, उनको अगर बढ़ाती हैं तो करों को बढ़ाने से सबसे पहले जो प्रभाव है वो एक तरह से किसके ऊपर पड़ेगा? डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर, जो खर्च योग आए हैं या जिसको हम क्या कहते हैं, प्रयोज आय कहते हैं। तो जब सरकार अर्थव्यवस्था में करों की दर को बढ़ाती हैं या टैक्सेशन को लगाती हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? जो प्रयोज आय है, डिस्पोजेबल इनकम है, खर्च योग आय एक तरह से क्या हो जाती है? कम। और टैक्स लगाने से सरकार को, लोगों को पैसा देना पड़ता है। इसलिए अर्थव्यवस्था में जो एमपीसी हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ये भी एक तरह से क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। और इसके कम होने से जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, वो कितने एक तरह से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो देखिए, जो टैक्स मल्टीप्लायर वो एक तरह से क्या बताता है कि जब सरकार के द्वारा करों की दरों में वृद्धि की जाती है तो राष्ट्रीय आय में जो कम होती हैं वो किस प्रकार से कम होती हैं, कितनी कम होती है। करों में वृद्धि करने से राष्ट्रीय आय में कितनी कमी होती है उसकी स्टडी हम किससे करते हैं? टैक्स मल्टीप्लायर से। इसी तरीके से माना कि सरकार क्या करती है, जब अर्थव्यवस्था में जो टैक्सेशन है, कर है, करों को कम कर देती हैं। अब करों को कम करने का मतलब क्या हो गया कि लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है, खर्च योग्य आय है, वो एक तरह से क्या होगी? बढ़ जाएगी। और खर्च योग्य आय बढ़ने से लोग जब खर्चा ज़्यादा करेंगे, इसका मतलब अर्थव्यवस्था में जो एमपीसी हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, वो क्या होगी? बढ़ेगी। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ने से क्या होगा? नेशनल इनकम जो है, राष्ट्रीय आय है, उसका स्तर भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखिए, टैक्सेशन की अगर हम बात करें, करों की बात करें, तो मुख्य रूप से सरकार के द्वारा जो कर लगाए जाते हैं उन करों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स,
ठीक है। प्रत्यक्ष कर जो लोगों की आय के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, इनकम टैक्स हो गया। और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, सरकार के द्वारा। मतलब देखिए डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जो व्यक्ति कर चुकाता है, अंतिम रूप से उसका जो भार है, इंसिडेंस है, इम्पैक्ट है, वो भी उसी व्यक्ति के ऊपर एक तरह से पड़ता है। जैसे कि इनकम टैक्स हो गया हमारा, संपत्ति कर या धन कर, ठीक है, जो कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स हो गया, जो निगम लाभ कर जिसको हम कहते हैं, पूंजी लाभ कर हैं, ये सब किस में आते हैं? डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। और दूसरा जो टैक्स होता है वो कौन सा होता है? इनडायरेक्ट, जिसमें एक व्यक्ति या संस्था कंपनी के द्वारा चुकाया जाता है लेकिन उसका जो भार है वो अन्य व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है। जैसे कि सर्विस टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ठीक है, जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए जब हम टैक्स मल्टीप्लायर की बात करते हैं तो उस समय हम कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि सरकार क्या करती हैं, लोगों के जो इंडिविजुअल की इनकम है, लोगों की आय है, ठीक है, उसके ऊपर सरकार क्या करती है? टैक्स लगाती हैं। या इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र होते हैं, हम 3 सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं, जिसमें डोमेस्टिक या हाउस होल्ड सेक्टर होता है, घरेलू क्षेत्र। दूसरा होता है बिजनेस फर्म, व्यावसायिक फर्म है या उत्पादक क्षेत्र होता है। और तीसरा हमारा कौन सा है? गवर्नमेंट सेक्टर है, सरकारी क्षेत्र है। साथ ही साथ हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो इकोनॉमी वो किस प्रकार की है? क्लोज्ड इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था है, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होता है। सरकार का जो खर्चा है वो एक तरह से ऑटोनोमस है, स्वतंत्र है। इसी तरीके से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी एक तरह से ऑटोनोमस है। और लोगों का जो उपभोग होता है, कंजप्शन होता है, वो एक तरह से किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनकम के ऊपर। कौन सी इनकम? डिस्पोजेबल इनकम। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ये हमारा कंजप्शन फंक्शन होता है। अब देखिए इन चीज़ों को अगर हम मान लें तो इस आधार पर जब सरकार के द्वारा कर लगाया जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा राष्ट्रीय आय के ऊपर, जिसका अध्ययन हम कर गुणक के द्वारा करते हैं। तो कर गुणक को हम फॉर्मूले के रूप में अगर लिखना चाहें तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, टैक्स मल्टीप्लायर कर गुणक बराबर क्या होता है? के टी। ये हमारा क्या है? के किसको दर्शा रहा है? मल्टीप्लायर को दर्शा रहा है, गुणक को। और टी का मतलब क्या है? टैक्स। तो के टी जो लिखा हमने वो टैक्स मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। मतलब टैक्स में परिवर्तन होने से, करों में परिवर्तन होने से डेल्टा वाई, राष्ट्रीय आय में कितना परिवर्तन होगा? तो डेल्टा वाई का मतलब क्या है? चेंज इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन। डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टैक्स, करों में कितना परिवर्तन हुआ। और के टी क्या है? हमारा टैक्स मल्टीप्लायर है। और इस ये जो कर गुणक होता है, ठीक है, वो एक तरह से किसके ऊपर डिपेंड करता है? एमपीसी। इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी, ठीक है। और माइनस सी का मतलब एक तरह से क्या हो गया यहाँ पे? एमपीसी। जब सरकार टैक्स लगाती है तो जो एमपीसी, जो लोगों की कंजप्शन करने की जो रुचि होती है, प्रवृत्ति होती है, वो एक तरह से क्या हो जाती है? कम हो जाती हैं। इसलिए हमारा जो कर गुणक का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी। या माइनस सी जो हम कह रहे हैं वो क्या है कि एक तरह से एमपीसी है। तो हम कह सकते हैं कि के टी इक्वल टू क्या होता है? एमपीसी अपॉन एम पी एस भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। एम पी सी ये माइनस में है तो माइनस एम पी सी अपॉन एम पी एस, क्योंकि 1 माइनस एम पी सी क्या होता है? एम पी एस। जैसे अगर हम राष्ट्रीय आय में परिवर्तन अगर ज्ञात करना है तो देखिए राष्ट्रीय आय में परिवर्तन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डेल्टा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? के टी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। और के टी की जगह अगर हम ये लिख दें तो क्या हो जाएगा? माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी इंटू डेल्टा टी। मतलब ये माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी क्या है? ये मल्टीप्लायर है। तो मल्टीप्लायर को, गुणक को, टैक्स मल्टीप्लायर को, कर गुणक को यदि हम डेल्टा टी जो करों में परिवर्तन हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम में कितना परिवर्तन होगा वो आ जाएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में एमपीसी, ठीक है, एमपीसी या सी जिसको हम कह रहे हैं उसका मूल्य कितना है? मान लेते हैं कि 2/3 है, कुछ भी हम वैल्यू ले सकते हैं। हमने ले लिया कि सी इक्वल टू एमपीसी इक्वल टू कितना है? 2/3 है। तो के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी। तो देखिए हो जाएगा -2/3, 1 -2/3। और 1 -2/3 को अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/3 आएगा। और 1/3 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होके 3/1 हो जाएगा। और ये -2/3 यहाँ पे हमने ऐसा कैसा लिख दिया, तो -2/3 इंटू
3/1, इसको हमने सोल्व किया तो कितना आ गया -2। इसका मतलब क्या हो गया कि जब अर्थव्यवस्था में एमपीसी कितनी है 2/3 है, तो सरकार अगर टैक्स को बढ़ाती हैं तो टैक्स को बढ़ाने से क्या होगा, जो नेशनल इनकम है वो इतनी कम हो जाएगी। जैसे इसको हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि माना कि सरकार क्या करती हैं, जो टैक्स हैं, कर हैं, उनको कितना बढ़ाती हैं 10 करोड़। माना कि अर्थव्यवस्था में सरकार अगर 10 करोड़ का टैक्स बढ़ाती हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम में कितना परिवर्तन होगा, तो देखिए -C/1 - C। अगर हम एमपीसी मान लेते हैं अर्थव्यवस्था में कितनी है 2/3 है, तो केटी का मूल्य कितना होगा -2 होगा वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा -2 × 10, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया -20। इसका मतलब जब सरकार के द्वारा 10 करोड़ रुपए का टैक्स लगाया जाता है अर्थव्यवस्था में, तो इससे राष्ट्रीय आय जो होगी वो 10 × -2 बराबर -20, मतलब 20 करोड़ कम हो जाएगी। क्लियर हो गया किस तरीके से हमने निकाला कि ये जो हमारी वैल्यू है -C/1 - C, इसको हमने सोल्व किया था, हमने मान लिया कि C कितना है 2/3, तो ये वैल्यू कितनी होगी -2। अब हमने मान लिया कि डेल्टा टी, माना कि सरकार अर्थव्यवस्था में 10 करोड़ रुपए का टैक्स लगाती हैं, तो 10 करोड़ रुपए का टैक्स लगाने से जो राष्ट्रीय आय है नेशनल इनकम है वो कितनी हो जाएगी -2, मतलब 2 गुना जो है वो एक तरह से कम हो जाएगी, 2 टाइम्स, मतलब 10 करोड़ के टैक्स से 10 करोड़ का डबल कितना होता है 20 करोड़, 20 करोड़ कम हो जाएगी। देखिए जब सरकार फिस्कल पॉलिसी यूज करती हैं तो फिस्कल पॉलिसी में सरकार के दो उपकरण होते हैं, एक तो होता है टैक्स और दूसरा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखिए जब सरकार अर्थव्यवस्था में खर्चा करती है, सार्वजनिक व्यय को बढ़ाती हैं, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाने से क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, ठीक है। जब सरकार सार्वजनिक व्यय को बढ़ाएगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, लेकिन जब सरकार टैक्स को बढ़ाती हैं तो राष्ट्रीय आय क्या होगी, इससे कम हो जाएगी। दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध है, विपरीत संबंध है। अब देखिए इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम का यूज़ करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में सरकार क्या करती हैं, लमसम टैक्स लगाती हैं, एक मुश्त कर। एक मुश्त कर का मतलब करों की राशि जो है वो सरकार के द्वारा एक साथ ले ली जाती हैं। जैसे भारत के संदर्भ में अगर हम देखते हैं जो व्हीकल्स होते हैं, वाहन, तो वाहनों का जो टैक्स होता है यदि एक बार जमा करा दिया जाता है तो ये कर कौन सा होता है, एक मुश्त। और सरकार के द्वारा दूसरी फैसिलिटी इंस्टॉलमेंट भी दी जाती हैं कि प्रति वर्ष या 2 वर्ष बाद में जैसे टैक्स जमा कराना, हर वर्ष जमा कराना, इस तरीके की भी होती हैं। तो एक मुश्त में क्या होगा, एक साथ एक ही बार अगर कर की जो राशि है वो जमा करा दी जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लमसम टैक्स कहते हैं, जो मुख्य रूप से एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। अब देखिए सरकार क्या करती है, यदि एक मुश्त कर का सहारा लेती हैं या फिर अन्य किसी भी प्रकार का अगर इनडायरेक्ट टैक्स लगाती हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमारा समग्र पूर्ति या आय की रेखा है, और ये हमारा उपभोग वक्र है सी, और ये अर्थव्यवस्था में समग्र मांग रेखा है C+I+G, और ई बिंदु जो है वो ये संतुलन की स्थिति को दर्शाता है, जहाँ पे राष्ट्रीय आय का स्तर कितना है, O से लेकर Y तक है। ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है। ए बिंदु यहाँ पर उपभोग की स्थिति है, और ये जो ई है वो संतुलन की स्थिति है, जहाँ पे समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर है। अब देखिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे सरकार क्या करती हैं, टैक्स लगाती हैं, ठीक है, लमसम टैक्स लगाती, कितना लगाती हैं, माना कि ए से लेकर जी के बराबर सरकार क्या करती हैं, टैक्स लगाती हैं। अब इतना टैक्स लगाने से जो उपभोग है वो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो उपभोग वक्र पहले सी था वो अब क्या होगा, टैक्स लगाने से, सरकार ने टैक्स लगाया है तो इससे उपभोग फलन क्या होगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारा उपभोग फलन नया C1, ठीक है। पहले हमारा C था, अब हो गया है C1। पहले हमारा जो समग्र मांग वक्र है वो था C+I+G था, और अब टैक्स लगाने से उपभोग कम हो गया है, कंजप्शन कम हो गया है, इसलिए समग्र मांग भी एक तरह से क्या होगी, कम हो जाएगी, और समग्र मांग का नया वक्र हमारा बनेगा ये C+I+G -T, टैक्स है, ठीक है। टैक्स से क्या हुआ, कंजप्शन कम हो गया, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है। अब हमारा जो नया इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे आएगा, इस E1 पे आएगा,
टैक्स लगने से पहले कहाँ पे था, इस ई बिंदु पे था। पहले राष्ट्रीय आय कितनी थी, नेशनल इनकम ओ से लेकर वाई थी, और अब कितनी हो गई हैं, OY1। मतलब सरकार ने टैक्स लगाया है तो टैक्सेशन से क्या हुआ है, नेशनल इनकम कम हो गई है। तो ये एक तरह से किसको दर्शा रहा है, टैक्स मल्टीप्लायर को। इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि सरकार ने अगर डायरेक्ट टैक्स का यूज़ किया है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे कि जो आयकर हैं, प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स ले लिया, ठीक है। प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स मतलब कि लोगों की जो आय होती हैं, आय का स्तर कितना भी हो, लेकिन सभी लोगों के ऊपर जब समान मात्रा में समान अनुपात में अगर टैक्स लगाया जाता है तो वो कौन सा होता है, आनुपातिक आयकर। जैसे किसी व्यक्ति की आय अगर 10,000 रुपये है और सरकार ने टैक्स लगाया है 10%, तो उसको कितना देना पड़ेगा, 10,000 का 10% मतलब 1,000 रुपये टैक्स के देने पड़ेंगे। और जिसकी आय कितनी है, 1,00,000 है, ठीक है, 1,00,000 है तो भी उसको 10% टैक्स देना है, तो उसको कितना देना पड़ेगा, 10%। मतलब अनुपात जो है वो समान होता है। अब देखिए सरकार अगर इसका यूज़ करती है आनुपातिक आयकर का, अब देखिए इनकम के ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया है, तो सरकार जब टैक्स लगाती हैं तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसा हम सबसे पहले ले लेते हैं कि हमारा आय रेखा है, ये हमारा उपभोग वक्र है सी, और ये हमारा समग्र मांग रेखा है C+I+G। अब देखिए सरकार अगर आनुपातिक आयकर डायरेक्ट टैक्स का अगर सहारा लेती हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारा जो उपभोग फलन है वो पूरा शिफ्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, मूव करेगा। मतलब हमारा जो निम्नतम उपभोग का स्तर था वो तो बना रहेगा, बस केवल उपभोग रेखा पहले ये थी, अब थोड़ी सी इधर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। माना कि सरकार ने कितना टैक्स लगाया, ए से लेकर टी टैक्स लगाया, तो ए से लेकर टी टैक्स लगाने से उपभोग वक्र सी से अब क्या बन जाएगा, C1 बन जाएगा। और समग्र मांग रेखा जो C+I+G थी वो अब क्या बन जाएगी, C+I+G-T बन जाएगी। और टैक्स लगने से पहले संतुलन कहाँ पे था, इस ई बिंदु पे था, जहाँ पे नेशनल इनकम कितनी थी, राष्ट्रीय आय OY1। और सरकार के द्वारा टैक्स लगाने से नया संतुलन कहाँ पे आ गया, इस E1 पे आ गया, जहाँ पे राष्ट्रीय आय का स्तर कितना हो गया, OY। इसका मतलब क्या होता है कि जब सरकार टैक्स लगाती हैं तो टैक्स लगाने से नेशनल इनकम क्या होगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ एक और ध्यान रखते हैं कि सरकार के द्वारा जो टैक्सेशन की पॉलिसी यूज़ की जाती हैं, एक तो होता है जैसे डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये हमारा KT, ये डायरेक्ट टैक्स। अब देखिए जब सरकार क्या करती हैं, जो फिस्कल पॉलिसी हैं उसमें टैक्सेशन का अगर वो यूज़ करती हैं तो इससे सरकार को ज़्यादा जो चेंजेस होगा वो किस में होगा, अप्रत्यक्ष करों से, ठीक है। गुणक प्रभाव जो है वो ज़्यादा प्रभावी किसके लिए होगा, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। मतलब KTI जो है इनडायरेक्ट टैक्स का जो मल्टीप्लायर है वो हमेशा डायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए सरकार जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अगर टैक्सेशन पॉलिसी का यूज़ करती हैं तो जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं, ठीक है, वो एक तरह से ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, वो ज़्यादा प्रभावी होंगे। यदि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशनरी गैप है तो ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए, केवल इनडायरेक्ट टैक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको साथ साथ में डायरेक्ट टैक्स का भी यूज़ करना चाहिए। क्योंकि केवल अगर वो इनडायरेक्ट टैक्स का यूज़ करेगी तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में से इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए, इन्फ्लेशनरी गैप को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स और प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट टैक्स हैं उन दोनों का एक तरह से प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो इन दोनों का यूज़ होता है, टैक्स मल्टीप्लायर और दूसरा हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, उन दोनों का यूज़ करते हुए जो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।